तो आपका एक बार फिर से स्वागत है लॉग स्टडी पॉइंट पे। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर कौन सा है, 11th चैप्टर है हमारा, है ना। उसका हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। पहले पार्ट में मैंने कराई थी आँख। जिसने भी आँख वाला टॉपिक का जो वीडियो नहीं देखा है, वो कोई भी भाई बहन हो, वो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप उस टॉपिक को तो कम से कम क्लियर कर ही लो। यानी कि मैंने इतनी आसानी से और सरल भाषा में बताया है कि आप एक बार अगर वो वीडियो देखेंगे तो आँख से संबंधित जितने भी आपके मन में क्वेश्चन होंगे या फिर पेपर में आने वाले क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ये मैं गारंटी कह रहा हूँ। दूसरी अपन बात करेंगे, आज दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर का, और शायद अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आज का ऐसा कुछ है नहीं। यानी कि आज जो अपन पढ़ने वाले हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, परावर्तन की कुछ घटनाएं या फिर अपवर्तन के कुछ नियम ना, उससे रिलेटेड होने वाला है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा नोट्स बनाया करें और क्लास के अकॉर्डिंग चलें। अगर आपको वास्तव में अच्छे मार्क लेके आने हैं तो भाई रेगुलर पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। बाकी की आपकी इच्छा है, हैं कोई पढ़े ना पढ़े। तो अब कुछ लोग हैं, अब वो किसी का कहना नहीं मानते, वो नहीं मानेंगे तो फिर नहीं मानेंगे। आप उन लोगों से दूर रहें। मैं तो जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी छोटे बहन भाई हैं, मैं उनसे बस यही बात कहूँगा कि आपको ये 10th की क्लास है, अगर आपने यहाँ से अच्छा करना शुरू किया तो ही आप आगे जा पाएंगे, वरना आप एक चीज़ सोचना, चाहे कोई लड़की हो लड़का हो, है ना, आप एक चीज़ सोचना कि अगर हम 10th में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, है ना, और सोचना कि अपन फिर लाइफ में करेंगे क्या, क्योंकि फिर हम कोई कंपटीशन तो दे नहीं सकते, और सरकारी नौकरी तो फिर गई हाथ से। तो थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़े, और अच्छी बात है कि आप मेरे साथ बने हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही बने रहेंगे और लगातार पढ़ाई करते रहेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बड़ा बेसिक है, इसमें कोई लोड लेने वाली चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, 1% आपको दिक्कत नहीं आएगी। कुछ घटनाएं हैं, कुछ नियम हैं। आप भले ही आज आप नोट्स नहीं बनाएं, आज मैं खुद कह रहा हूँ कि आज आप भले ही नोट्स ना बनाएं, अपने फ़ोन को हॉरिजॉन्टल रखें। बिल्कुल आसानी से आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, और आराम से अपन इसको देखते जाएंगे। और आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, उसमें इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। चैप्टर ख़त्म। तो लगभग नहीं तो कल हमारे 2 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। आपसे मैं एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि जितने भी आपके छोटे बहन भाई हैं, यानी कि जो 10th में हों या 11th में हों या फिर 12th में हों, जो साइंस बैकग्राउंड से हों या साइंस जिन्होंने लिया हुआ है, जो साइंस से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि 10th की मैथ साइंस चल रही है लगातार, 11th की चल रही हैं, PCM भी सारी क्लास, 12th की भी चल रही हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और हमारे साथ लगातार बने रहें, और हम पूरा से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, हाँ, आज अपन पढ़ेंगे प्रकीर्णन से संबंधित। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक है आपका, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहला जो टॉपिक है आज का वो है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। देखो, अपन बात करें अगर अपवर्तन की, मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा दूं, क्योंकि जिसने भी अगर पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ उससे। ठीक है, कि अपन पहले क्या पढ़ चुके थे। देखो, हमने 2 घटनाएं पढ़ी थी, एक पढ़े थे अपवर्तन और एक पढ़ चुके थे हम परावर्तन। ठीक है, देखो अपवर्तन में क्या था, एक माध्यम होता था, सॉरी 2 माध्यम होते थे। कितने माध्यम होते थे अपवर्तन में? 2 माध्यम।
और परावर्तन में कितना था, एक माध्यम होता था। यानी कि अगर मैं बात करूं अपवर्तन की, है ना, तो अपवर्तन का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जा रही है तो वो अपने रास्ते से भटक जाती है या अपना पथ चेंज कर लेती है, ठीक है, या किसी कोण से झुक जाती है या फिर अविलंब से दूर हट जाती है। ये कौन सी घटना थी, अपवर्तन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें परावर्तन की, तो परावर्तन क्या था, देखो परा से याद रखो, किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर अगर कोई किरण वापस उसी माध्यम में जा रही है तो इसको कहेंगे अपन प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैं बहुत अच्छी तरह से कवर करा चुका हूँ। आपसे मैं एक बार फिर से कहूँगा, बात ये नहीं है कि बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पढ़ो, बस सीधी बात है ये, ठीक है। और पुरानी जो वीडियो हैं, हमारे पिछले चैप्टर की 9 वीडियो थी, उससे को सारी को देखें, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। हालांकि मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने बता दिया है कि अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। देखो हम आज बात कर रहे हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। देखो सबसे पहले तो प्रिज्म क्या होता है, देखो ये तो आप जानते हो, ये क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। फिर मान लेता हूँ एक और त्रिभुज ले लेता हूँ, फिर मैं मान लेता हूँ एक आयत है, फिर मान लेता हूँ एक और आयत है, और फिर मान लेता हूँ एक और आयत है। ये सारी चीज़ अगर मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, तो ये क्या है, 2 मैंने ले लिए त्रिभुज, 4 ले लिए आयत, तो 4 आयत मैंने 3 आयत लिए और 2 ले लिए क्या हमने, त्रिभुज। देखो आप इमेजिन करो कि मैं एक त्रिभुज को ऐसे रख रहा हूं, ऐसे, और एक त्रिभुज को रख रहा हूं ऐसे। आप इमेजिन करो कि मैंने कोई ये त्रिभुज उठाया और इसको मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे पकड़ लिया, है ना। अब मैं ये सारी चीज़ मिटा रहा हूँ, तो एक प्रिज्म में क्या होता है, 2 तो आयत होंगे और 3 क्या होंगे, सॉरी 2 तो त्रिभुज होंगे और 3 आयत होंगे एक प्रिज्म में। अब देखो बड़ी आसान और सरल भाषा में, मैंने कोई त्रिभुज लिया, मैंने उसको ऐसे रख लिया, ठीक है। जैसे कि मैंने ये त्रिभुज ले लिया जी, चलो मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ, ये त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज है। अब मैंने 3 आयत बताए थे, मैंने इससे एक ये जॉइंट कर लिया, एक इससे जॉइंट किया और एक जॉइंट किया इससे। अब समझने की कोशिश करना है ना। अगर मैं इन तीनों को मिला दूं, जैसे इसको ऐसे करके और इसको ऐसे करके, समझ रहे हो, यानी कि ये जो त्रिभुज था मेरा, ये त्रिभुज था, इससे एक आयत मैंने ऐसे लगाया, है ना, एक ऐसे लगाया और एक उस साइड में लगाया, 3 हो गए। देखो जैसे कि मैं मान लेता हूँ, चलो मैं क्या लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, है ना। देखो सबसे पहले मैंने ये नीचे वाला त्रिभुज है, ये हमारा आधार मान लिया हमने, है ना, ये क्या मान लिया, आधार। अब देखो इसकी एक भुजा पे मैंने ये आयत रख दिया, इसकी इस भुजा पे मैंने एक आयत रख दिया और इसकी इस भुजा पे मैंने एक आयत रख दिया, समझ में आ जाना चाहिए। तो ये क्या बन जाता था, ये बन जाएगा प्रिज्म। यानी कि इसमें क्या है कि इसके जो आधार होते हैं, प्रिज्म के जो आधार होते हैं, एक ऊपर वाला होगा भाई, एक नीचे है, एक ऊपर है, साइड में मैंने 3 आयत लगाए, तो इसके जो आधार होते हैं प्रिज्म के कैसे होते हैं, त्रिभुज होते हैं, और इसकी जो साइड होती हैं या फिर इसको मैं पार्श्व कह सकता हूँ, वो क्या होते हैं, हमारे आयत होते हैं। तो इनसे जो मिलकर बन रहा है वो क्या बन रहा है, प्रिज्म बन रहा है। कैसे बना, नीचे मैंने एक त्रिभुज रखा, एक ऊपर त्रिभुज रखा, एक इस साइड में आयत लगाया, एक उस साइड में और एक इस साइड में, ठीक है। तो ये क्या बना लिया हमने, प्रिज्म बना लिया। 3 2 तो अपने
त्रिभुज कितने लिए थे हमने? 2, एक ऊपर एक नीचे, और आयत कितने लिए थे? 3, एक इस साइड में एक इस साइड में अब हम इससे देखने वाले हैं अपवर्तन कैसे होता है। देखो आपके में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। चलो मैं अब बताता हूँ अपवर्तन। देखो समझने का प्रयास करना, बहुत ही सरल टॉपिक है, बिल्कुल जीरो लेवल से समझाऊंगा मैं, और आराम आराम से हम इसको समझेंगे। देखो सबसे पहले मैंने ये गत्ता लिया, मेरे साथ समझते जाना, ठीक है। ये गत्ता ले लिया मैंने त्रिभुजाकार, और इस पे रख दिया मैंने प्रिज्म। अब इस पे प्रिज्म कैसे रखा है? ऐसे खड़ा हुआ है ना। अब भाई ये जैसे कि ऐसे करके ये, और ऊपर आयत होंगे तीनों, ऊपर क्या रखा होगा? एक त्रिभुज रखा हुआ है ना। देखो सबसे पहले मैंने कोई भी किरण ले ली, जैसे कि आप ABCD XYZ कुछ भी मान सकते हो, है ना। मैंने आपके बुक के अकॉर्डिंग मैंने ये एक किरण ले ली, चलो, है ना। ये क्या होगी? समझते जाना एक एक पॉइंट को। तो इसको क्या कहेंगे अपन? आपतित किरण कहते हैं ना। यानी जो किरण आ रही है उसको क्या कहते हैं अपन? आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। इस आपतित किरण पे मैंने 2 बिंदु ले लिए, P और Q। चलो पहले इसको मान लेता हूँ A B C। आप ये तो चलो इसको मैं बड़ा बना लेता हूँ एक बार, ये सारा मिटा के। देखो ये क्या है हमारा? प्रिज्म का आधार है ना, और इससे ऊपर उठा हुआ है प्रिज्म, ठीक है। मैंने एक आपतित किरण ली, थोड़े ज़्यादा हो गए, इसको इधर ले लेता हूँ। कोई आपतित किरण ली, एक एक चीज़ लिखते जाना साथ के साथ, ठीक है। ये क्या है? आपतित किरण है, यानी कि ये किरण क्या है? प्रिज्म पर आ रही है, ठीक है। इस पर मैंने 2 आलपिन गाड़ दी, चलो ये है P और ये है Q। इसको मैंने A B C मान लिया। अब देखो मैंने जब अपवर्तन बताया था, मैंने बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मैंने बताया था अपवर्तन में, मैं यहाँ भी बता रहा हूँ कि जब प्रकाश की किरण, देखो ये प्रकाश किरण आ रही है, ये माध्यम पहला है, ये कौन सा माध्यम हुआ? वायु है। और ये कौन सा है? कांच है। भाई प्रिज्म कांच का बना हुआ है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, अच्छा मैंने 2 नियम बताए थे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, अब विरल क्या है? वायु है, किस में जा रही है? कांच में जा रही है, यानी कि सघन माध्यम में जा रही है। तो मैंने कंडीशन बताई थी, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये नियम मैं बता चुका हूँ कई बार, है ना। तो ये क्या है? प्रकाश का अपवर्तन का एक नियम था, है ना। देखो अब ये जो किरण है, ये जो आलपिन है, इनको मैं इधर से इस तरह से देख रहा हूं ताकि यहाँ पे एक बिंदु मान लेता हूं मैं, चलो E, इसको मान लेता हूं F, है ना। और ये हो गई हमारी निर्गत किरण, यानी कि जो निकल के जा रही है। यहाँ पे मैं बिंदु मान लेता हूँ कोई 2, PQ हो गया हमारा, इसको मान लिया मैंने R और S मान लिया। यानी कि ये है आपतित किरण और ये कौन सी है? निर्गत किरण, जो निकल के जा रही है। कौन सी है? निर्गत किरण। अब देखो मैंने 1000 बार बताया आपको कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब देखो ये क्या, मैंने एक गत्ता लिया था, इस पे मैंने प्रिज्म को ऐसे रखा था, ठीक है, ऐसे करके ये प्रिज्म था। अब इस प्रिज्म से ये जो प्रकाश की जो आपतित किरण है आके टकराएगी तो कहीं ना कहीं मुड़ेगी, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। अब देखो
तो इसको मैंने मिला दिया, ई और एफ को मिला दिया, ये बिल्कुल सीधी आएगी, ठीक है। तो प्रकाश को मैंने ई और एफ को मैंने मिला दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से बनाता हूँ एक अभिलंब। अभिलंब के लिए मैं ये कर लेता हूँ यूज। देखो ये क्या बना लिया मैंने, अभिलंब, और इसका एक अभिलंब मैंने ये बना लिया, ठीक है। अब देखो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये जो हमारी प्रकाश की आपतित किरण है वो कैसे जाती, ऐसे करके सीधी निकल जाती, निकलती, सेम कंडीशन उसमें होगी। तो ये भी ऐसी लगती कि यहाँ से जा रही है, यानी ये लगभग जैसे कि यहाँ से जा रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई भी टफ चीज़ नहीं है कि हमने गत्ता लिया है उस पर प्रिज्म रखा था, एक रेखा हमने ऐसे निकाली है जो प्रकाश की किरण आ रही है, वहाँ पे दो आलपिन लगाई, ऐसे सेम इधर भी हमने दो आलपिन लगाई, और आलपिन इस स्थिति में लगाई कि हमने जब इधर से पी और क्यू को देख रहे हैं तो उसकी परछाई इनके जैसी लग रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ई और एफ को मिला दिया, तो ये जो किरण है ये, इसको क्या कहेंगे आप बताओ अपवर्तन की भाषा में। देखो इसको कहेंगे अपन, इसमें लिख लेता हूँ, ये कौन सी थी आपतित किरण, ये कौन सी थी निर्गत किरण, इसको कहेंगे पर अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका अपवर्तन हुआ है भाई, ये प्रकाश की किरण आई और इसका अपवर्तन हुआ और ये अभिलंब से झुकी कि नहीं झुकी, क्योंकि ये अभिलंब था, अभिलंब की ओर झुकी, नेचुरल थी, ये थी कि ये सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुकी। क्यों झुकी, क्योंकि ये वायु से सघन माध्यम में आ रही है, इसलिए ये झुक जाती है ना। देखो अभिलंब का मतलब है कि ये जो लाइन है ए और बी, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये वाला है ना, ये वाला और ये वाला, ऐसे ये वाला और ये वाला। दूसरी बात, अब ये जो किरण है आई, अब यहाँ से आई, ठीक है। अब देखो जब ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम है, भाई कांच कैसा है सघन माध्यम है, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, अब यहाँ से ये जा रही है जैसे ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है, तो देखो अवलंब से दूर जा रही है ना भाई। अवलंब कहाँ है हमारा, ये है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, हालांकि ये ऐसा होना चाहिए था, जैसे कि ये थोड़ा सा टेढ़ा है और ये ऐसा होगा, चलो है ना। तो अविलंब से दूर हट रही है, क्यों, क्योंकि ये जो माध्यम है ये कौन सा है, सघन माध्यम है। मैंने दोनों कंडीशन बता चुका हूँ। तो ये कौन सा था, प्रकाश का प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक स्लैब का अपवर्तन बताया था कि देखो एक बार मैं स्लैब का एक बार रिवाइज करा दूँ। देखो स्लैब का कैसे था, जैसे ये हमारा एक स्लैब था कांच का, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण आ रही थी, ये अविलंब था, तो अविलंब की ओर झुककर ये ऐसे चली गई, फिर अब कांच से वायु में जाएगी तो अविलंब से दूर हट गई, है ना। तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये निर्गत किरण, ठीक है। एंगल हमेशा मैंने बताया है कि आपतित किरण का और अविलंब के साथ बना हुआ कोण क्या कहता है, अपवर्तन कोण कहलाता है, और वो कहलाता है परावर्तन कोण। हाँ ठीक है, तो ये जो दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। आप इसको एक बार नोट करो या फिर आप कर लो इसको स्क्रीनशॉट, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा जो टॉपिक रहने वाला है, एक सेकंड, ये मीटर नहीं रहा है। ठीक है, हो गया साहब। ये रेड वाला थोड़ा ऐसा ही है।
अब नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे, कौन सा है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है देखो, चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो, कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। देखो, बड़ा आसान टॉपिक है, आराम से इसको अपन समझने वाले। देखो, हम क्या पढ़ने वाले हैं? कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण। देखो, हमारा जो प्रकाश होता है, जो हमारा सनलाइट होता है या प्रकाश कहते हैं अपन, ये प्रकाश कैसा होता है? ये सफ़ेद होता है। होता है कैसा होता है? सफ़ेद। तो जब ये सफ़ेद प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है, जैसे अपन अभी अपवर्तन देख रहे थे ना, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, तो इसमें जब भी हमारा प्रकाश है सफ़ेद होता है, एक प्रिज्म से टकराता है तो ये रंगों में बदल जाता है। ये नॉर्मल सी बात है। कैसे? देखो, ये मैंने बना लिया एक बार प्रिज्म, ठीक है। प्रकाश की किरण आई, ये कौन सा प्रकाश है? ये है हमारा सफ़ेद प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश है, ठीक है। इस पर बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे इंद्रधनुष बनना, प्रकाश का यही है। देखो, अब ये जो है प्रकाश इस प्रिज्म से टकराया, मैं थोड़ा इसका, चलो ठीक है ना। तो नॉर्मली अगर ये प्रिज्म से नहीं टकराता तो ऐसे जाता ना, लेकिन 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 प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो ये क्या होगा? थोड़ा सा अवलंब की ओर मुड़ेगा। मैंने अभी बताया था, है ना। तो जब अपन वर्ण विक्षेपण या ये पढ़ रहे हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि रंगों में बदलना, तो जब प्रकाश इस माध्यम से जाता है तो रंगों में टूट जाता है। कैसे? ऐसे करके, ठीक है। और अनेक रंगों में ये बदल जाता है। जैसे इससे ये हुआ, ठीक है, ऐसे करके ये 7 रंगों में बदल जाता है। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इनका जो क्रम होता है वो होता है विबग्योर, वी, ऊपर लिख लेता हूँ, VIVGYOR। ये इंद्रधनुष के 7 रंग हैं जो वर्ण विक्षेपण के बाद मिलते हैं। ये कौन सा है? वायलेट यानी कि बैंगनी, ये है इंडिगो यानी कि जामुनी, सॉरी आसमानी, ये है वायलेट, हाँ सॉरी, ये है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये है हमारे, जैसे कि लाल, नारंगी, पीला, गुलाब, ग्रीन मीन्स हरा, और ये भी कौन सा बोला था मैंने अभी? बी का क्या बोला था अभी, मैं भूल गया। चलो देख लेंगे इसको, है ना, याद आएगा तब मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये 7 रंगों में बट जाता है। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या है? देखो, सबसे ऊपर होता है आर, नीचे होता है वी, यानी विबग्योर का अगर अपन क्रम देखेंगे तो नीचे से ऊपर चलता है। यानी कि बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जो सबसे ऊपर कौन सा है? लाल कलर है। तो देखो, सबसे कम कौन झुक रहा है? लाल झुक रहा है ना भाई। सबसे ज़्यादा कौन सा झुक रहा है? वी झुक रहा है, वॉयलेट। तो सीधी सी बात है, जो लाल होगा भाई जो लाल है वो झुकेगा क्यों? जो लाल होगा वो झुकेगा क्यों? तो इसलिए जो सबसे कम झुकता है वो कौन सा है? लाल होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा झुकता है वो कौन सा है? वॉयलेट होता है। और ये है इंद्रधनुष के हमारे 7 रंग। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, तो ये रंगों में ऐसे ऐसे ये बदल जाता है, नॉर्मल है। नेक्स्ट अपन घटना की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन बात करेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन की। इसमें कुछ है नहीं खास, तो टेंशन लेनी नहीं है। हाँ, वी मीन्स ब्लू होता है, ठीक है, आपको क्रम याद हो गया होगा, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो सबसे कम कौन झुकता है? लाल झुकता है। अब जो लाल है वो झुकेगा कम, और सबसे ज़्यादा कौन सा झुकेगा? वॉयलेट झुकेगा। नेक्स्ट अपन बात करें, आपका टॉपिक है वायुमंडलीय अपवर्तन। अब वायुमंडलीय अपवर्तन तो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन तो सीधा सीधा है, हम अपवर्तन तो पढ़ ही चुके हैं। अपवर्तन क्या होता है? एक माध्यम से जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाती है तो अब वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या था? अपवर्तन। अब यहाँ पे कह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है कि वायुमंडल के द्वारा जो अपवर्तन होगा उसको क्या कहेंगे अपन? वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। अब सोचने की बात यह है कि वायुमंडल अपवर्तन कैसे करेगा? भाई अपवर्तन के लिए तो माध्यम चाहिए दो। तो देखो, हमारे वायुमंडल में बहुत सारी परतें हैं, है ना, परतें, गैसें, धूल के कण, वाष्प, बहुत सारी चीज़ें वायुमंडल में स्थित हैं। तो ये क्या, एक जैसे कि लेयर बना रही हैं। अगर मैं बात करूं जैसे कि वायुमंडल की, तो ऊपर से जैसे ये मान लो, ये हमारा क्या है? सूर्य है। यहाँ पे हमारी मान लो पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है? सन है, और ये क्या है? हमारी अर्थ है। अब देखो, यहाँ सूर्य है और यहाँ पृथ्वी है, तो हमारी जो पृथ्वी है उसके आसपास कैसा वायुमंडल मिलेगा? सघन वायुमंडल मिलेगा, सीधी बात है। क्योंकि भाई यहाँ पर पृथ्वी के आसपास ये जो इलाका होगा, यहाँ पे धूल, मिट्टी, धुआं, ये सारी चीज़ ज़्यादा होंगी। अब जैसे 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 अपन ऊपर बढ़ती जाएंगे, सघनता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो ये कौन सा होगा? ये होगा साहब हमारा कम सघन होगा, कम सघन होगा, सघन होगा। अब देखो, जब प्रकाश की किरण हम पढ़ते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही होती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, हमने पढ़ा था। अब देखो, ऊपर कैसा है? कम सघन माध्यम है, नीचे कैसा है? ज़्यादा सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण सघन, कम सघन, यानी कि इसको अपन विरल भी कह सकते हैं, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाती है। मैंने ये बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं कि कौन कौन सी घटनाएं, मैं एक एक घटना के बारे में बात करेंगे अपन। ये क्या था? वायुमंडलीय अपवर्तन। ये तो एक तरह से अपन परिभाषा कह सकते हैं। देखो, एक जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे पहले है, वो था हमारा, जिससे कि हम प्रिज्म पढ़ रहे थे ना, प्रिज्म पढ़ रहे थे, प्रिज्म से अपवर्तन पढ़ रहे थे। एक सेकंड रुको। हाँ, तो हम प्रिज्म से अपवर्तन पढ़ चुके थे ना। उसमें क्या था? वर्ण विक्षेपण होता था, यानी कि जब प्रिज्म से सफ़ेद प्रकाश टकरा रहा होता था तो वो 7 रंगों में बदल रहा था। कौन से में? विव की ओर। सबसे ज़्यादा कौन झुक रहा था? वी, यानी वॉयलेट। और सबसे कौन झुक रहा था? जो लाल था, है ना। तो अगर जैसे ये हमारा प्रिज्म है, और ये प्रयोग किसने किया पता है? न्यूटन साहब ने, आइजक न्यूटन ने ये प्रयोग किया था। कैसे प्रयोग किया था? कि जैसे हमारे प्रकाश की किरण आई, इससे टकरा के ऐसे करके मुड़ती गई, ठीक है, और ये एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हो गया हमें।
मिल गया स्पेक्ट्रम। कितने हो गए? 5, 6 और ये 7 रंगों में बट गया। अब न्यूटन साहब ने क्या किया कि अगर इस प्रिज्म के सामने एक प्रिज्म और लगा दिया जाए उल्टा, कैसे? ऐसे एक प्रिज्म और लगा दिया, देखो साहब, लगा दिया। थोड़ा इसको नीचे बना लेता हूँ। एक प्रिज्म और लगा दिया, यानी कि ये किरणें यहाँ पर आई। अब यहाँ से देखो, अब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हैं, तो अविलंब की और झुकेंगी। अब जैसे मैं मानूँ इसका अविलंब क्या पे है, ये सीधा होगा, तो ये थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ेगी, मुड़ेगी ना। तो मान लो ये मिल रही साहब यहाँ पे, ठीक है। धीरे 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 ये करके एक ही लगभग बिंदु पर मिल जाती हैं, और यहाँ से जाने के बाद वापस ये एक ही किरण में लौट जाती हैं। देखो ये न्यूटन ने प्रयोग किया था कि एक प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण जाती थी उनका अपवर्तन हो रहा था, और अपवर्तन के बाद जैसे कि ये 7 रंगों में बट रहा था, ठीक है। अगर अपन ऐसा ही एक प्रिज्म इसके सामने रख दें तो वापस क्या होता था, वे रंग वापस इकट्ठा होकर वही सफ़ेद रंग बना रहे थे। कैसे? देखो यहाँ पे क्या था, सफ़ेद था, फिर यहाँ पे 7 रंग बने विवग्योर, नीचे से लिखूंगा VIVGYOR, ये क्रम था इनका। वापस ये कौन से कलर में बदल गया? सफ़ेद कलर में बदल गया। तो ये किसने दिया था? न्यूटन ने। स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा छोटा सा है, आसान है, ज़्यादा लोड लेना नहीं है। अब हम वायुमंडलीय अपवर्तन में क्या क्या, एक एक घटना है, 4-5 घटनाएं हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेंगे एक एक, बड़े आराम से। हाँ चलो एक बार अपन इंद्रधनुष का बनना देख लेते हैं। यही प्रक्रिया है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, जो अभी बात कर रहे थे अपन। इंद्रधनुष कैसे बनता है बताऊं? चलो कैसे बनता है, ये है क्वेश्चन। देखो कैसे बनता है। ये है हमारा सूर्य, ये क्या है? सूर्य। हमारे अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है ना, जैसे कि सूर्य हमारे पीछे है, मान लो मैं ये मान लेता हूँ कोई आदमी बच्चा है, अरे इसकी नाक कैसी हो गई, चलो ये, चलो ये बन गया है ना, ये है मंकू, ठीक है। तो ये दिख रहा है इधर, इसके कान हो गए ये, ठीक है। चलो ये बन गया, ठीक है, वाह, है ना। अब देखो इसकी पीठ के पीछे क्या है? सूरज है ना। अब यहाँ पे क्या होगा? वायुमंडल है। अब वायुमंडल में क्या होगा? जैसे कि धूल के कण हुए, है ना, बूंद हुई, बूंद का मतलब है बाष्प। अब जैसे यहाँ पे कोई एक बूंद है, अब बहुत सारी होंगी, मैं इसको एक तरह से जूम करके ले रहा हूँ, है ना। अब देखो यहाँ से सनलाइट आ रही है, आ रही है, ये एक बूंद है हमारी, क्या क्या है? पानी की बूंद। यहाँ से सनलाइट आई है। अब देखो यहाँ से सनलाइट आई, ये है हमारा, चलो प्रकाश, ये क्या था? प्रकाश। अब अपन परावर्तन और अपवर्तन देखेंगे, है ना, इसी बूंद के अंदर। कैसे देखेंगे? देखो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, उसको क्या कहते हैं अपन? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे जब ये यहाँ में गई, है ना, और ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। तो सीधी सीधी बात है, जहाँ पे कुछ नहीं हो वो विरल माध्यम है। अब जैसे ये हमारा काव्य वायु है, और यहाँ पे क्या है? पानी। तो वायु कैसा है? विरल है। विरल का मतलब हल्का है, नॉर्मल बात है, ठीक। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही तो झुकेगी ना। चलो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ,
तिरछी आ रही है ना। तो अब देखो ये इसका अभिलंब है, गौर से देखेंगे आप, है ना, अभिलंब है सीधा, तो ये अभिलंब की ओर झुकती है क्योंकि सघन माध्यम में जा रही है, तो ये आ गई इधर, झुक गई ना। चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ इसका प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले क्या होता है, इसका अपवर्तन हुआ, है ना। फिर प्रकाश की किरण यहीं से इसी माध्यम से इसी माध्यम में लौट के जा रही है। अब इसी माध्यम में लौट के गई, भाई बूंद से बूंद में लौट के जा रही है, चलो ये लौट के गई, तो ये क्या है, हमारा प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो बूंद है एक प्रिज्म की तरह काम करेगी, और जो सफेद प्रकाश आया है उसको बांट देगी 7 रंगों में, ठीक है। यानी पहले इसका अपवर्तन हुआ, फिर इसका क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है भाई इसी माध्यम में, और फिर ये वर्ण विक्षेपण कर रही है, यानी कि रंग में बांट रही है ना। तो आंतरिक परावर्तन हो गया, इसमें अंदर अंदर हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या बने, 7 रंग बन गए। तो ऐसे करके बहुत सारी बूंद जो होंगी वहाँ पे क्या बन जाता है, इंद्रधनुष बन जाता है, ठीक है। और मंकु इंद्रधनुष देख रहा है बड़े आराम से। इसकी आंख बना देता हूँ मैं, आंख तो बनाई नहीं इसकी मैंने। हाँ ये ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसको देख रहा है। तो ऐसे बनता है हमारा इंद्रधनुष। आपने देखा होगा, जैसे कि इसको मैं साफ कर दूं, देखो आपने देखा होगा जब अपन किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे कोई पानी का स्रोत है या कोई झरना है, और हमारे पीछे सूर्य है। अब जैसे मैं इधर खड़ा हूँ और मेरे पीछे सूर्य है, और सामने अगर बूंद हुई या फिर उसी दिन बारिश हुई है, तो आप उस दिन देखेंगे कि सामने वाला जो है उधर एक इंद्रधनुष दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पीछे से जो प्रकाश की किरण आ रही हैं वो बूंदों से टकरा रही हैं, और बूंदों से टकरा करके 7 रंगों में बटते जा रही हैं। तो वो क्या था, हमारा इंद्रधनुष। अब दूसरी ओर जैसे देखेंगे, अब कुएं पे खड़े हैं, है ना। नॉर्मली जैसे अपन नहाने जाते हैं पहले, आजकल तो खैर कोई नहीं जाता, अपन पहले जाते थे, है ना। तो अपन कुएं पे खड़े हैं, हमारे पीछे सूर्य है ना। जैसे सुबह अपन नहाने गए, पीछे सूर्य है, तो जैसे अपन पानी ऊपर से फैलाते हैं तो वो बूंद बूंद सी हो जाती है उस एरिया में, तो उस एरिया में हमारे सामने इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। तो हमेशा ये याद रखो, जब भी इंद्रधनुष बनेगा वो आपके सामने कब बनेगा, जब सूर्य हमारे पीछे होगा। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम घटना बात करेंगे कोई सी दूसरी अपवर्तन की या परावर्तन की। हम बात कर रहे थे वायुमंडलीय अपवर्तन की। देखो कुछ घटनाएं हैं, देखो सबसे पहला है तारों का टिमटिमाना। ये एक घटना मैं ले रहा हूं। तारे क्यों टिमटिमाते, देखो क्यों टिमटिमाते। ये हमारी अर्थ है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। यहाँ पे हमारे साहब मंखू खड़े हैं। एक बार मैं पुनः बना लेता हूँ मंखू को। कैसा मंखू बना है, चलो बनने दो, हमें क्या है ही ऐसा। यहाँ पे खड़ा है ना, अच्छा वाला मंखू बनाते हैं। ये चलो आप यहाँ पे खड़ा है, नहीं बन रहा है मेरे से, है ना। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, मंकू खड़ा है, ऐसा बन गया है ना। और ये ऊपर की तरफ देख रहा है, तारों की तरफ। ठीक है, अभी ऊपर देख रहा है। और यहाँ पे क्या है, जैसे कि सूर्य है, सूर्य भी एक तारा ही है, तो यहाँ पे कोई तारा है, मोटा बना लेता हूँ उसको। ये क्या है, एक स्टार है, तारा है। देखो यानी स्टार से जो आने वाली प्रकाश की किरण है नॉर्मली सीधी आनी चाहिए थी। कैसी आनी चाहिए थी, ऐसी आनी चाहिए थी। इसकी आंख पे, अभी मुंह पे आई है, कोई बात नहीं, है ना। कहाँ पे आनी चाहिए थी,
आँख पे आनी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे वायुमंडल है और ये विरल माध्यम है, भाई ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। अब जैसे कि बहुत सारे माध्यम चेंज होंगे तो हर बार थोड़ी थोड़ी झुकती जाएगी, है ना। जैसे कि यहाँ से हम सीधा देख रहे हैं, ये तारा है, अगर वायुमंडल यहाँ पे कैसा होगा, सघन हुआ, और यहाँ पे कैसा होगा, विरल होगा भाई, ऊपर तो विरल ही होगा। अब जब अपन देखते हैं कि अब किरण इधर से आ रही है, ना कि हम देख रहे हैं ना, उधर से प्रकाश की किरण आ रही है, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो ये थोड़ी थोड़ी सी झुकती हुई नजर आएगी। जैसे कि यहाँ से सीधी आ रही थी, ये जैसे यहाँ से सीधी आ रही थी, लेकिन ये थोड़ी सी झुकती हुई आएगी। जैसे कि यहाँ से आई, फिर थोड़ा सा और झुकी और झुकी झुकी, ऐसे करके झुकती झुकती आएगी। तो एक बार तारा मान लो हमारा यहाँ बन गया, ठीक है। फिर मान लो कि बाद में धूप नहीं, सॉरी, मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ, है ना, तो फिर बाद में ये थोड़ी सी कम चेंज हुई, मान लो ये यहाँ से चेंज हुई, यानी अविलंब से कम झुकी, मान लो फिर तारा यहाँ पे आ गया। फिर मान लो कि यहाँ से फिर तारा इसके पीछे यहाँ पे कहीं दिखाई देने लगा। तो इस तरह हमें क्या है कि तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि लगातार प्रकाश का अपवर्तन होता है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण आती है। तो ये जो तारा है कभी यहाँ दिख जाएगा, कभी यहाँ दिख जाएगा, कभी यहाँ दिख जाएगा, कभी यहाँ दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। कभी ये अविलंब से दूर जाएगी, कभी नीचे आएगी। तो ये क्या था हमारा प्रकाश का परावर्तन का, तारों का टिमटिमाना। इज इट क्लियर? आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट घटना अपन बात करने वाले हैं। नेक्स्ट घटना है आपकी अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय। इसका क्या है? अग्रिम सूर्योदय। सूर्योदय किसको कहते हैं? सूर्य का जब उदय होता है, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय। ये घटना है हमारी दूसरे नंबर की है। देखो ये हमारी क्या है? पृथ्वी। ये क्या हो गया हमारा? वायुमंडल। ये क्या है? मंकु। मंकु यहां पर खड़ा है, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा वायुमंडल है ना, वायुमंडल। चलो वायुमंडल थोड़ा इसको नहीं बनाते अभी, है ना। पृथ्वी पे देखते हैं। ये पृथ्वी है, ये यहां से देख रहा है ना। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। जैसे कि ये है हमारा, अपन देखते ना कि ऐसा लगता है कि धरती से नीचे की तरफ जा रहा है, तो अपन उसको एक कह लेते हैं क्षितिज है वो, है ना। ये जो है यानी कि इससे जो नीचे रहेगा जब तक सूर्य, तो सूर्योदय नहीं हुआ है। अगर मान लो सूर्य यहाँ से निकलेगा, निकला नहीं अभी, निकलने वाला है ना। अब देखो हम इसको जब यहाँ से देख रहे हैं, है ना, सेम वही कंडीशन है कि अभी इसका उदय नहीं हुआ है, यानी कि सूर्य अभी निकला नहीं है, ये क्षितिज से नीचे है ना। और हम इसको देखना चाह रहे हैं, है ना। तो हम कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे इसको, है ना भाई। हमारी आंख से देखेंगे इसको, ऐसे देख रही है। अब अपन देखते हैं कि अब यहाँ से अपन सीधा नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी जो किरणें हैं वायुमंडल में अपवर्तन करेंगी। अब सेम कंडीशन जब अपवर्तन होगा तो ये अवलंब से ऊपर की तरफ यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे दिखाई देगा, है ना। यानी कि ये 2 मिनट पहले ही, अभी निकला नहीं है सूर्य, 2 मिनट पहले ही हमें दिख जाता है सूर्य, क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सेम कंडीशन जब इसका अस्त होगा, जब सूर्य अस्त होता है, तो यही कंडीशन होती है कि सूर्य अस्त से पहले, सॉरी, सूर्य अस्त हो गया उसके बाद भी सूर्य हमें दिखाई देता है। यानी सूर्य अस्त, अग्रिम अब सूर्य अस्त है यहाँ पे, है ना। यानी कि सूर्यास्त, सूर्योदय हुआ है उससे 2 मिनट पहले दिख जाएगा, और सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक दिख जाता है सूरज। क्यों दिख जाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, मुझे कतई कोई जल्दी नहीं है कि मैं सिलेबस को जल्दी कराऊँ। मेरा टारगेट है कि आप पढ़ें
और आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट अपन एक और घटना की बात करने वाले हैं। घटना कौन सी है मैं अभी देखता हूँ, एक सेकंड। नेक्स्ट आपकी घटना है प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो ये अंतिम और लास्ट टॉपिक है प्रकाश का, इस चैप्टर का लास्ट, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो प्रकाश का प्रकीर्णन से आज से है कि जब हमारा प्रकाश किसी माध्यम से टकराया है ना, उससे टकराने के बाद वो रंगों में विभक्त हो जाता है, जैसे अपन वर्ण विक्षेपण में पढ़ रहे थे, है ना। इसी के कारण देखो, इसी के कारण क्या होता है, आकाश कैसा दिखाई देता है हमें, थोड़ा मोटा लिख लो, यानी आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है ना। सूर्य कैसा दिखाई देता है सुबह सुबह और शाम को, लाल दिखाई देता है, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण, है ना। तो यानी कि प्रकाश का जब रंगों में बदलना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, आकाश हमें नीला दिखाई देता है। और हाँ भाई, है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ रहे हैं। पर देखो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, और सूर्य का रंग सुबह सुबह लाल और शाम को लाल क्यों दिखाई देता है, किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब देखो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, यानी प्रकाश का रंगों में बदलना, सीधी सीधी बात है, नॉर्मल बात है। अपन सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं, नीला क्यों दिखाई देता है आकाश। देखो मैंने अभी बताया था कि जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म से प्रकाश 7 रंगों में बटा, है ना। तो अपना देखा था उसका क्रम क्या था, विव की ओर, VIVGY OR। सबसे ऊपर क्या था, लाल यानी कि रेड, और नीचे क्या था, वॉयलेट यानी बैंगनी। ये हमने पढ़ चुके थे। अब देखो यानी कि लाल की जो तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, और इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो कैसी होती है, सबसे तरंग दैर्घ्य होती है सबसे अधिक। हमने देखा था कि जब ये विक्षेपण हो रहा था प्रिज्म के थ्रू, तो जब प्रकाश की किरण आ रही थी तो सबसे कम कौन झुक रहा था, लाल झुक रहा था, और सबसे ज़्यादा कौन झुक रहा था, वी यानी कि बैंगनी झुक रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो सबसे ज़्यादा फैल रहा था, कौन सा फैल रहा था, बैंगनी, और बैंगनी के ऊपर ब्लू, इंडिगो और ये वॉयलेट कलर है ना। तो अपन देखते हैं कि जब आकाश में लगातार इसका वर्ण विक्षेपण हो रहा था, तो सबसे जो ज़्यादा फैलने वाला कलर था वो कौन सा था, ये जो कलर हैं वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, ये कलर सबसे ज़्यादा वर्ण विक्षेपित होते हैं। तो इसीलिए जब भाई सबसे ज़्यादा जो कलर फैलेगा उसी कलर का आकाश दिखाई देगा, नॉर्मल बात है। तो इसीलिए जो आकाश का रंग है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। सेम कंडीशन सूर्य की है, क्योंकि जब सुबह और शाम को ही दिखाई देता है सूर्य हमें लाल, दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि दिन में जो सूर्य है बिल्कुल हमारे ऊपर होता है ना, और सफ़ेद जो प्रकाश है उसका प्रकीर्णन, यानी कि सूर्य जो है दिन के टाइम हमारे सबसे नज़दीक होता है, ये अपन कह सकते हैं, होता ही है। यानी दिन में जैसे कि अपन दोपहर को देख रहे हैं, तो उस टाइम पे जो सूर्य है हमारे सर के ऊपर है ना, तो अब सबसे नज़दीक भी है, तो जब सबसे नज़दीक है तो उसका परावर्तन क्यों होगा, प्रकीर्णन क्यों होगा, यानी या फिर होगा तो फिर कम होगा। ठीक है, तो इसलिए तो जब दिन के समय तो नहीं हो रहा है प्रकीर्णन, तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए उसका कलर नहीं बदल रहा है। लेकिन सुबह शाम क्या है, उसका प्रकीर्णन हो रहा है। और लाल कलर जो कि सबसे कम विचलित होता है, इसलिए सूर्य का कलर सुबह शाम लाल दिखाई देता है। तो ये दोनों घटनाएं, सुबह शाम सूर्य का लाल दिखाई देना और आकाश का नीला दिखाई देना, ये किसकी घटना है, प्रकीर्णन की। लेकिन दूसरी एक घटना थी अभी, जो सूर्य का सूर्योदय से पहले दिखाई देना और सूर्यास्त के बाद दिखाई देना, वो क्या था, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, याद रखना है, प्रकीर्णन जहाँ पे आएगा वहाँ पे कलर की बात होगी, रंगों की बात होगी।
और जब बात होंगी अपवर्तन की, तो वो स्थिति बदलने की बात होंगी, जैसे कि तारों का टिमटिमाना हुआ, सूर्य का यहाँ से यहाँ दिखाई देना हुआ, नींबू जैसे कि हमारे ग्लास में या किसी पात्र में नींबू है, उसका साइज बड़ा दिखाई देना। तो ये क्या था? हाँ भाई, है ना। तो ये सारी घटना कौन सी थी? प्रकीर्णन की। और अपवर्तन की घटना कौन सी थी? जैसे कि हमारा जो सिक्का है उसका ऊपर उठाई दिखाई देना, या फिर नींबू है उसका साइज बड़ा दिखाई देना। तो ये सारी घटनाएं कौन सी थी? अपवर्तन की। और कलर से संबंधित जितनी भी घटनाएं आएंगी वो किससे आएंगी? प्रकाश के प्रकीर्णन की आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। एक टॉपिक और रह गया है आपका टिंडल प्रभाव, है ना। तो वो मैं अभी बता देता हूँ। देखो, टिंडल प्रभाव बड़ा सरल है ना, कोई टेंशन लेनी नहीं है। तो ये है हमारा हाँ, है ना। तो हम बात कर रहे हैं टिंडल प्रभाव। देखो, जब अपन देखते हैं कि हमारे घरों में जैसे ये कोई दीवार बन रही है ना, 20 से, हाँ हाँ, तो हम बात करेंगे अब टिंडल प्रभाव की। देखो, जैसे कि कोई अंधेरा कमरा है ना, तो अगर कोई कमरे में छेद है, कोई होल है, उसमें से होकर अगर प्रकाश की किरण आती हैं, चलो मैं बना लूं, ये है एक दीवार, है ना, और यहाँ पे कोई होल है, या फिर कहीं पे भी कोई होल है ना, उसमें से प्रकाश की किरण आ रही है, ये आ रही हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि इसका जो मार्ग है, इसमें कण दिखाई देते हैं ना। कभी देखना आप रूम में, अंधेरे कमरे में जब अपन देखते हैं तो ऐसे प्रकाश की किरण आती हुई दिखाई देती है। क्यों देती है? इसी को अपन टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखो कैसे, यानी कि हमारा जो वायुमंडल है, तो उसमें क्या है कि हवा है, गैस है ना, वाष्प है, तो वो उनके छोटे छोटे कण होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे छोटे छोटे कण जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं पे वायु है, कहीं पे धुआं है ना, कहीं पे गैस है। तो ये सारे कण क्या है, जब प्रकाश की किरण आती है तो ये जो कण हैं वो दिखाई देने लगते हैं। इनको क्या कहते हैं अपन? टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे अब एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ कि जैसे हमारा कोई बिलियन है, और बिलियन भी ऐसा होना चाहिए कोलाइडी, यानी कोलाइडी बिलियन उनको कहते हैं जिनके कण मोटे होते हैं। कण कैसे होते हैं? मोटे, यानी फिर कि कणों का जो साइज है वो कैसा होता है? मोटा होता है। यानी कि बे बिलियन जिनके कण मोटे नहीं होंगे तो वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ना तो उनके कण दिखाई देंगे, ना प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा। अब जैसे मैं मान लेता हूँ ये कोई हमारा एक पात्र है, और इसमें कोई कोलाइडी बिलियन भरा पड़ा है, और यहाँ से अगर मैं मान लूँ टॉर्च से, ये टॉर्च है ना, तो मैंने ये प्रकाश डाला है ना, तो इसका जो मार्ग है वो दिखाई दे जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कोलाइडी बिलियन होता है, इसके कण मोटे होते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें दिखाई दे देंगी। अगर ये बिलियन कोलाइडी ना हो, है ना, तो ये इसका जो मार्ग है वो दिखाई नहीं देगा और पूरे बिलियन में वो फैल जाएगा। तो ये क्या था? हमारा टिंडल प्रभाव था। हमने बात की थी प्रकाश के परावर्तन की, अपवर्तन की, वायुमंडलीय अपवर्तन की। तो ये सारे अपन कवर कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। और कल अपन करेंगे, कल हम करेंगे इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं, इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो सारे अपन कल कवर कर लेंगे। जितने भी भाई बहन अभी इसमें पढ़ रहे हैं, वो अपने सभी दोस्तों को, भाई को, बहन को, क्लासमेट्स को, सभी को शेयर करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। उसके बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे ताकि नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।